हेलो, वेलकम टू दी चैनल स्टडी विद कोमल। लास्ट में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था हम उसे ही आज आगे कंटिन्यू करेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आज है इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने क्या कहा था? In 1808, Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed the following: matter consists of indivisible atoms. यहाँ पे ये बताया है कि 1808 में डाल्टन ने क्या किया कि केमिकल फिलॉसफी की एक नई प्रणाली को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मैटर है यानी कि जो पदार्थ है वो इनडिविजिबल यानी कि अविभाज्य, जिसको तोड़ा ना जा सके, डिवाइड ना किया जा सके, इन परमाणुओं से मिलके बना हुआ होता है। ऑल द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव identical properties including identical mass. Atoms of different element differ in mass. यानी कि किसी दिए गए जो एलिमेंट हैं उसके सभी परमाणु द्रव्यमान और गुण जो होते हैं वो एक समान होते हैं। अलग अलग एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमान जो होंगे, एटॉमिक मास होंगे जो, वो भी अलग होंगे, भिन्न होंगे, डिफर करेंगे। मतलब compound are formed when atoms of different element combine in a fixed ratio. तो ये जो कंपाउंड है यानी कि जो यौगिक है ये तब बनते हैं जब अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात यानी कि एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं यानी कि मिलते हैं। केमिकल reactions involve reorganization of atoms. These are neither created nor destroyed in a chemical reaction. तो जो केमिकल रिएक्शन होती हैं यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये एटम्स के रीऑर्गेनाइजेशन को शामिल करती हैं, यानी कि पुनर्गठन। रीऑर्गेनाइज मतलब हो गया फिर से किसी चीज को मिलाना, फिर से उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना। तो ये जो परमाणु होता है इन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु का मतलब एटम्स है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ना ही नष्ट किए जा सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कि किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन जो चल रही होती है इसमें जो एटम होता है ना ही इसको बनाया जाता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान कहेंगे जिसे। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ times an atom of that element is heavier than an atom of carbon takes as 12. It may be noted that the atomic mass as obtained above are the relative atomic masses and not the actual masses of the atom. One atomic mass यानी कि 1 AMU atomic mass unit is equal to 1/12 of mass of an atom of carbon 12 isotope. It is also known as यूनिफाइड मास। तो यानी कि क्या है इसमें, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा उस एलिमेंट के क्या होगा, उस जो एलिमेंट के एटम के जो मास को कई बार लिया गया हो, इस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि कार्बन 12 को हम लेते हैं परमाणु के द्रव्यमान के रूप में लेते हैं, हम कार्बन 12 को ही तो लेते हैं, C12 लेते हैं जब भी हमें कार्बन का एटॉमिक मास लेना होता है। और इसमें यह ध्यान देने की बात है कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है कार्बन परमाणु के सापेक्ष होते हैं, ना कि वास्तविक द्रव्यमान के। अब जो ये एटॉमिक मास यूनिट है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, जो क्या होता है 1/12 कार्बन 12 समस्थानिक यानी कि आइसोटोप को समस्थानिक कहते हैं कि द्रव्यमान के बराबर उसको डिफाइन किया जाता है। इसे यूनिफाइड मास यानी कि एकीकृत द्रव्यमान भी कहा जाता है। एवरेज एटॉमिक मास है जिसमें, जिसको हम बोलते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो हमें आइसोटोप के रूप में मिलते हैं, यानी कि आइसोटोप बोलते हैं समस्थानिक को। समस्थानिक क्या होता है ये चीज समझ लीजिए पहले। समस्थानिक का मतलब होता है कि एलिमेंट तो एक ही है लेकिन उसका जो मास होगा वो अलग अलग होता है, इसलिए किसी तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो इक्वल होगा औसत मान के। तो आइसोटोप का आपको समझ आ गया कि एलिमेंट तो एक ही है, तत्व एक ही है, लेकिन उसके मास अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मोस्टली C12 या फिर कार्बन 12 को हम एक आधार लेके चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें मोलिक्यूलर मास यानी कि अणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान।
इसमें क्या कहा गया, मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल, यानी कि एक अणु में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी का जो परमाणुओं का द्रव्यमान होगा उस सब के सम को हम मोलिकुलर मास कहेंगे। यानी कि किसी अणु में कितने परमाणु प्रेजेंट हैं उन सबके द्रव्यमान को जब हम जोड़ लेंगे तो मोलिकुलर मास निकलेगा। और इसको निकालने का इजी से भी इजी तरीका है एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम। इससे हम इसको निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें CH4 का निकालना है, तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास इतना है 12.011 यूनिट, प्लस अब CH4 का निकाला तो 4 दिया है, इसलिए 4 इंटू H का कितना मास होगा 1.008 यूनिट। तो इसको सम करके जितना आया ये CH4 का मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ये इस तरह से हम इसको निकालते हैं। फॉर्मूला मास को हम हिंदी में कहेंगे सूत्र द्रव्यमान। अब ये क्या कह रहा है कि जैसे कि NaCl होता है, KNO3 होता है, Na2CO3 होता है आदि, जैसे ये आयनिक यौगिक अणुओं के रूप में नहीं होते हैं। ये हमें कभी भी सिंगल एंटाइटीज के रूप में नहीं मिलते। डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल लिखा है, ये एकल इकाइयों के रूप में कभी भी मौजूद नहीं रहते हैं, बल्कि ये आयनों के रूप में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में एक दूसरे के पास सघन मतलब घने घने तरीके से व्यवस्थित रहते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये डायग्राम में देख रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के बदले यहाँ पे हम सीधे सीधे फॉर्मूला मास निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे NaCl लिखा है, तो फर्स्टली हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl को, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का कितना एटॉमिक मास है और क्लोरीन का कितना एटॉमिक मास है उसको कंबाइन या सम कर लेंगे। तो आगे जो हमें निकलेगा ये इसका फॉर्मूला मास हो जाएगा NaCl का, जैसे यहाँ पे निकला है 58.5 यूनिट। मोल कंसेप्ट यानी कि मोल संकल्पना। अब मोल कंसेप्ट में ये पाया गया है कि किसी भी एलिमेंट का जो 1 ग्राम परमाणु होगा समान संख्या में परमाणु रखता है, और किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम अणु समान संख्या में अणु रखता है। और इस संख्या का जो प्रयोगात्मक निर्धारण किया गया है इसका मान 6.022137 इंटू 10⁻23 पाया गया है। और इस मान को हम जनरली क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर यानी कि एवोगैड्रो संख्या और एवोगैड्रो स्थिरांक यानी कि एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। और यूजुअली हम इसे Na से दिखाते हैं। तो Na इक्वल्स टू यानी कि एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट इसमें परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि प्रतिशत संरचना। प्रतिशत संरचना द्रव्यमान के आधार पर किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व का प्रतिशत बताती है। मतलब कि किसी भी यौगिक में कोई भी तत्व कितना प्रेजेंट है, कितना परसेंट प्रेजेंट है, वो ये बताता है। यह बताती है कि कुल द्रव्यमान में प्रत्येक तत्व का कितना योगदान रहा है, क्या चीज़ कितनी मिल रखी है इसमें। तो इसका जो फॉर्मूला है वो परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, यानी कि उस कंपाउंड के 1 मोल में उस तत्व का द्रव्यमान कितना है अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है इनटू 100 करके हम इस परसेंटेज कंपोजिशन को निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है H2O का लिया गया है, तो हाइड्रोजन का 1 मान लो, ऑक्सीजन का 16 होता है मास, तो उस हिसाब से ये आगे को निकाला गया है। तो इसमें टोटल आंसर आया है 88.89%। ये आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे जो स्लाइड में दिखा रखा है। नेक्स्ट है इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या है, अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड में प्रेजेंट ईच एलिमेंट के एटम्स के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को दिखाता है। अब ये क्या करता है, ये एक्चुअल एटम्स के नंबर्स को नहीं बताता है बल्कि उनके रेशियो को बताता है। अब इसको निकालने के लिए क्या स्टेप्स हैं, परसेंट या मास को हम सबसे पहले मोल में बदलेंगे, फिर जो सबसे छोटा होगा, जो मोल मान होंगे जितने भी उसको हम सबसे छोटे वाले मोल से भागा दे देंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे। फिर अगर नीड है तो उस होल नंबर को भी हम बदल लेंगे मल्टीप्लाई करके यानी कि गुणा करके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, एक कंपाउंड है जिसमें
कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है एंड ऑक्सीजन 53.3% है। आगे आप इसे देख लीजिए कि यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाल रखा है। कार्बन 40% दिया था, तो 40/12 क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो इसका आया 3.3 और हाइड्रोजन 6.7% दिया था, तो उसको डिवाइड किससे करा? उसके एटॉमिक मास से, तो ये 6.7 ही रहा। ऑक्सीजन 53.3 दिया था, लेकिन उसका एटॉमिक मास 16 होता है, इसलिए डिवाइड करके 3.3 आया है। उसके बाद डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट। अब जो इन सब में सबसे छोटा नंबर आया है उससे हमने इसको डिवाइड कर देना है। सबसे छोटा नंबर क्या आया है इसमें? 3.33 आया है, जो कि कार्बन के लिए भी आया है, ऑक्सीजन के लिए, तो उनमें से किसी को भी ले लेंगे। उसके बाद हमें इसे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि कार्बन के लिए 3.33 को अपॉन में हमने 3.33 लिया तो 1 आ गया। हाइड्रोजन के लिए 6.7 का डिवाइड हम 3.33 से करा था, तो इसका लमसम 2 आया। ऑक्सीजन का भी 1 आया, तो ये CHO का रेशियो कितना आया? 1:2:1, यानी कि कार्बन 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला इसका? CH2O। ये तो बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि आणविक सूत्र। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है? किसी कंपाउंड में जो ईच एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसके एटम्स का ये एक्चुअल नंबर बताता है। जैसे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में केवल रेशियो बता रहा था ना, तो इसमें केवल रेशियो ही नहीं एक्चुअल नंबर भी बताता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो निकलेगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि यौगिक का मोलर द्रव्यमान अपॉन आनुभविक सूत्र द्रव्यमान, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे इसके एग्जांपल में लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। अब इसको इन्होंने निकाला है तो ये 180 ग्राम पर मोल आया है। अब इसका फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो कार्बन का 12 एटॉमिक मास प्लस H2 का 2 × 1 कर दो। 2 क्यों? क्योंकि H2 है इसलिए, प्लस O की जगह 16 क्योंकि उसका एटॉमिक मास 16 है, इक्वल्स टू 30। तो उसके बाद इसको जब निकाला तो इसका N आया 6 डिवाइड करने के बाद। तो नेक्स्ट में क्या था? उसको मल्टीप्लाई कर देना था 6 से, तो C6H12O6। H12 क्यों? क्योंकि H2 है तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6 2 12 हो जाएगा, इसलिए C6H12O6। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल गया। रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस यानी कि विलयन में अभिक्रियाएं। तो जब रिएक्शन सॉल्यूशन में की जाती हैं तो जो गिवन वॉल्यूम होता है उसमें सब्सटेंस का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, इसको इन तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है। फर्स्ट है इसमें मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। फिर मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश, मोलैरिटी यानी कि मोलरता, मोलैलिटी यानी कि मोललता। तो मास परसेंट कैसे निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि प्रतिशत संरचना जो होती है, परसेंट कंपोजिशन, ये हमें बताती है कि किसी कंपाउंड या यौगिक या फिर किसी विलयन यानी कि सॉल्यूशन के कुल द्रव्यमान की तुलना में किसी एक घटक का जो है द्रव्यमान वो कितना है, कितना उपस्थित है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। ये होगा मास परसेंट का। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से बताया, जैसे कोई कंपाउंड H2O ले लिया है तो मास ऑफ H कितना होगा? तो 2 × 1, 2 क्यों? क्योंकि H के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इंटू 1 ये उसका एटॉमिक मास हो गया, तो 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 16, तो अब इनको 16 + 2 करा तो 18 आ गया टोटल मास। तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू हो जाएगा 2/18। 2 क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो 2 उसका मास हो जाएगा इंटू 100, तो इसका आया है 11.11% एंड मास ऑफ ऑक्सीजन में हो जाएगा 16/18। 16 इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 है, अपॉन में 18 इसलिए क्योंकि टोटल मास आया था, उसको भी 100 से फिर मल्टीप्लाई करा तो 88.89%। और सेकेंड इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है, इफ 10 ग्राम सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, तो टोटल मास कितना हो जाएगा इसमें? 100 ग्राम हो जाएगा।
नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश। तो मोल अंश किसे कहते हैं? मोल फ्रैक्शन किसी मिक्सचर में एक कंपोनेंट के मोल्स में जो ऑल कंपोनेंट्स हैं उन सभी के मोल्स के रेशियो को प्रेजेंट करता है। ये है मोल फ्रैक्शन, जिसको आप यहाँ पे दिए हुए नीचे के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि कैसे इसको निकाला गया है। फिर है इसमें मोलैरिटी यानी कि मोलरता, मोलैरिटी। तो ये क्या बताती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय में मोल्स की संख्या कितनी है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका आयतन कितना है वो भी लीटर में। तो यहाँ पे भी एग्जांपल देकर डिजॉल्व 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे m इक्वल्स टू 1/1, तो m इक्वल्स टू 1 मोल आया है। सेकेंड है इसमें 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूशन इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो 0.5/2, तो ये भी है 0.25 मोल। तो इसलिए भी आसान है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब आएगा इसके बाद मोलैलिटी। अब मोललता है ये मोलैलिटी, ये बताती है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, सॉल्वेंट में, ना कि सॉल्यूशन में। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय के मोलों की संख्या अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि विलायक का द्रव्यमान यानी कि सॉल्वेंट का मास कितना है वो भी किलोग्राम में। इसको भी एग्जाम्पल की तरह लिया है, डिसॉल्व 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो इसका मोलैलिटी कितना हो रहा है, इसे स्मॉल m से दिखाया गया, मोलैलिटी को स्मॉल m से और मोलैरिटी को कैपिटल M से। 1/1 करके 1 मोल पर केजी आया है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पे 1 मोल पर केजी से हमें ये समझ आया है कि जो मोलैलिटी है उसकी यूनिट मोल पर केजी है और हम उसे स्मॉल m से दिखाते हैं। और इट डिपेंड ऑन मास, ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है ना कि वॉल्यूम पर। डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, ये तापमान के साथ बदलती नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम मोलैरिटी, यानी कि मोलरता से यही एक इतना इसमें अलग है कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। तो मोलैरिटी से मोलैलिटी इस तरह से अलग है। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन देन प्लीज़ like it, share it and subscribe the channel. नेक्स्ट टाइम हम अगले चैप्टर के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।